छोरे सारे छोरे छारियां ने चाची ताइया ने सब ने हरियाणा दिवस की राम राम। जो हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना था और भाषा के आधार पर ही अलग हुआ था पंजाब से। इसका अपना एक अलग प्रकार का रहन सहन है, अलग प्रकार का खान पान है। एक प्रसिद्ध कहावत तो आप सब जानते ही हैं कि देशों में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, यानी ये प्रदेश शुरू से ही दूध दही के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के छोरे हैं, उनकी बात ही निराली है। वो पहले मुकद्दर चलाते थे, मलखम, कुश्ती, कबड्डी, इस तरह के खेल यहाँ सामान्य रूप से लोकप्रिय होते थे, जो आज धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। यहाँ के छोरियाँ हैं, जैसे संतोष यादव का नाम तो सुना ही होगा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे जाके आई है। आज हरियाणा का स्वरूप कई मायनों में बदला है। उसमें चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग धंधे लगाने की बात हो, चाहे कारखाने खड़े करने हैं, चाहे दुकानदारी करनी है, चाहे व्यापार करना है, हम सभी उसमें लगातार बदलते जा रहे हैं। समय बदलने के साथ हमने कुछ कुरीतियाँ छोड़ी हैं तो कुछ नई अपना ली हैं। तो सबसे पहले हमारी जो दादाएँ होती थी, माएँ होती थी, उनके पहनावे में और आज के पहनावे में अंतर आया है। तो जितने भी मेरे बहन भाई खड़े हैं मेरे सामने, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपना हरियाणवी पहनावा जरूर अपनाएं। हम अपने मन से साफ मन के लिए जाने जाते थे। तन को ढकने की हमारी परंपरा थी, जिसको हम विदेशी संस्कृति के प्रभाव में छोड़ते जा रहे हैं। अब इस तरह से पूरी बाजू को ढक के रखना कोई भी ऐसा बढ़िया काम नहीं है। हमारी पहचान काम से रही है, ना कि पहनावे से। पहनावा एक बाह्य हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। सबसे पहले पढ़ लिख करके हमने अपनी सोच को ऊंचा करना है। जिस प्रदेश की सोच ऊंची रहती है वहाँ विकास सदैव रहता है, नहीं तो विनाश तो पक्का होता है जहाँ सोच नहीं होती है। जितने भी हमारी बेटियां बैठी हैं, इधर बेटे बैठे हैं, इनसे इस हरियाणा दिवस पर हम यही कामना करते हैं कि ये खूब मन ला के पढ़ें, अच्छा खावें, ताकि अच्छा कमा सकें। पंजाब के लोग भी हमें, जब हम पंजाब के साथ थे तो एक बात कही जाती थी जो आज भी ट्रैक्टरों की ट्रैलियों पर लिखी मिलेगी, दब के वा रंज के खा। उसका मतलब भी यही है कि हमें खाने पीने में कोई कटौती ना करें, अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं और रात दिन अच्छी मेहनत करें, तभी हम कामयाब होंगे। यहाँ के लोक सांस्कृतिक कलाएं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश का नृत्य, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का जो ढिढोरा है बोलने चालने का, जबान की जो कड़क है वो न्यारी है। उसका मुकाबला दुनिया की कोई भाषा नहीं कर पाई है। दोनों का मैं तो वैसे बोल, थोड़ी आवाज नहीं आ रही भाई मेरी। तो हमने
अपनी भाषा को, हरियाणवी को हम एक संकल्प लें। पंजाब की पंजाबी भाषा पूरे कनाडा में छाई हुई है, हिंदी छाई हुई है, जर्मनी, जापान, जितने भी यूरोप के देश हैं उनमें संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है और संस्कृत जानने वालों को हाथों हाथ नौकरियां मिलती हैं। और हमारे अपने हरियाणा में जहाँ की तीसरी भाषा संस्कृत है, वहाँ बच्चों को संस्कृत नहीं आती। तो जितने अंग्रेजी के स्कोप हैं उतने ही संस्कृत के भी स्कोप हैं। और मैं तो ये कहूँगा, काफ़ी मेरे साथी साहित्यकार हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में कि हम हरियाणवी की भी लिखित लिपि तैयार करें और हरियाणा प्रदेश की जो भाषा है हमारी, इसको पहले हरियाणा में, फिर पूरे भारत में और फिर पूरे विश्व तक फैलाएं। हरियाणवी बोलने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें, बिल्कुल भी झिझक ना माने। आप जापानी सीखें, जर्मनी सीखें, इंग्लिश सीखें, चाहे पूरी दुनिया की कितनी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी खुद की भाषा जिस प्रदेश में आप पैदा हुए हो उसको सबसे ज़्यादा वरीयता दें, उसको पहला माने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को अपनी भाषा पर, अपने पहनावे पर, अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान नहीं होता तो वो दूसरों के पराधीन होते हैं, उनका जीवन दूसरों के गुणगान करने में ही चला जाता है। तो आप सभी हरियाणवी हैं, आपकी सोच हरियाणवी है, आपकी चाल ढाल हरियाणवी है, आपके अंदर वो जज्बा है जो हरियाणा के लोगों में सदा से रहता आया है। आप जो कहते हैं उसे कर दिखाने की मादा रखते हैं, आप में जज्बा भरा हुआ है। तो एक सीखने वाले के रूप में आपका ये दायित्व है कि मन लगा के सीखें। मास्टर के कहने से, सीखने से पहले अपने मन से तैयार होके आए कि आज मुझे ये नई चीज़ें सीखनी है, मेरा रिजल्ट इस लेवल पे आना है और अच्छा करके दिखाना है। क्योंकि शिक्षा जो है वो एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के भवन निर्मित किए जा सकते हैं। तो ये लेना हर बच्चे की जिम्मेदारी है। साथ साथ अपने संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे भाण भाई, ये शब्द दुनिया के सबसे ताकतवर शब्द थे जो महिला और पुरुषों के कुत्सित विचारों को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम है, आज भी और सैकड़ों साल पहले भी। तो हमने इन शब्दों का प्रचार प्रसार केवल लोगों को बताने के लिए नहीं, अपने व्यवहार में लागू करना होता है, अपनी आदत में डालना होता है। इसको हम डालें और जो हमारा पहनावा है, आजकल मैं कई बार देखता हूँ जून मई की महीना होता है, गर्मी तेज़ होती है, उसमें भी स्कूल में टीचर आएगा जो टाई नहीं लगा के आया खड़ा हो जाओ। और भारत में ये शान का विषय मानी जाती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ आपकी भाषा में। तो हमें खान पान, अपने अंदर का ढांचा इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हमें जुकाम खांसी हो ही ना। उसके लिए सुबह दूध में हल्दी डाल के लें, बादाम खाएं, सरसों के तेल की पूरे शरीर को मालिश करें, दूध में घी डाल के पी लें, गर्मा गर्म सब्जी खाएं, लहसुन की चटनी खाएं। हमारे पास इतनी चीज़ें हैं रसोई में कि हम बीमार होंगे ही नहीं। तो हमें इसकी ज़रूरत क्या? ठीक है, एक सादी ड्रेस वेशभूषा कि भाई सारे बच्चे एक जैसे दिखें, किसी बच्चे में हीन भावना ना हो। ड्रेस का कुल तात्पर्य इतना ही होता है कि एक तो एक रूपता आ जाए, और एक बच्चों के अंदर कोई गरीब परिवार से आता है, कोई धनी परिवार से, तो उनमें हीन भावना ना है। दो ही कारण होते हैं और ड्रेस लगाने का कोई तीसरा कारण नहीं है। तो ये चीज़ हम सीखें, बेसिकली सीखें। ये नहीं कि बस किताबें रटें। किताबें रटना, एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछा कि पढ़े लिखे में और लिखे पढ़े में क्या अंतर है? उनके पास कोई जवाब नहीं।
लिखे पढ़े में और पढ़े लिखे में क्या अंतर है, पढ़े हुए में और कढ़े हुए में क्या अंतर है। तो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं मिला, +2 तक के बच्चों को नहीं पता। तो लिखे पढ़े का मतलब क्या होता है कि किसी ने किताब में कितनी गलत बात लिख दी और उसने पढ़ के उगा दी। तो ऐसे जो लोग हैं वो सारे लिखे पढ़े कहलाते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ों को पहले खुद पढ़ा, फिर उन पे ऊपर मंथन किया कि क्या गलत लिख रखा है, क्या ठीक लिख रखा है, जो गलत था उसको हटा दिया और ठीक को लिखा और उसको समाज में आगे बढ़ाया, तो वो पढ़े लिखे कहलाते हैं। पढ़े और कढ़े में क्या अंतर है? जो केवल किताबें पढ़ के बक बक करता रहता है वो पढ़ा लिखा कहला सकता है। लेकिन जिसने जिंदगी के अनुभव लिए हैं, जो ये बता सकता है कि ये काम, जो भी योजना बनाई जाती है, जो भी तरीका खोजा जाता है, उसके बारे में पहले से ये बता सके कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, या करेगी तो कितना करेगी, वो कढ़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव पढ़ाई का एक आवश्यक अंग है। कढ़े हुए का मतलब क्या है? अनुभव। आज मैं अंग्रेजी के शब्द यूज नहीं कर रहा हूं जानबूझ के। तो आपको कढ़ा हुआ व्यक्ति बनना है, पढ़ा हुआ नहीं। पढ़े हुए तो पूरा देश है, आज हर घर में है, लेकिन नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं, अपना कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उनको दिमाग में कचरा घुस गया है कि ये काम बड़ा है, ये छोटा है। इस कचरे को निकालना पहले जरूरी है, क्योंकि कढ़ा हुआ व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार नहीं आते। उसके दिमाग में आएगा भाई कुछ भी किया जाए, सर काम जरूरी और महत्वपूर्ण है। तीसरा कढ़े हुए व्यक्ति का है कि जो हमें अच्छा लगता है वो ना करें। आज एक और गलत बात सिखाई जाती है स्कूलों में, चाहे करिकुलम में, कि आपको जो पसंद हो वो करो। अब आपका पसंद आ जाए किसी को सिर फोड़ना है, फोड़ दोगे? नहीं, जो सही है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है, उस काम को करो। ये सामान्य सा नियम हमें घरों में, संस्कारों में सिखाया जाता रहा है, और स्कूलों में भी यही सिखाना है कि जो सब के लिए, जिस काम के करने से हमारा अपना मन खुश हो, हमारे परिवार और हम खुद गर्व महसूस करें, हमारी छाती चौड़ी हो जाए, ऐसे काम करें। ऐसा काम ना करें जिससे नीचा देखना पड़े, नजरें ना मिला पाएं, समाज में चार भाइयों में बैठ ना सकें, ऐसे कामों से बचें। इतना सा तो सीखना है। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति रही है। फिर एक हमारी हरियाणवी संस्कृति का एक और वो रहा है कि जब व्यक्ति पंचायत में जाता है तो पंच परमेश्वर की कहानी आपने पढ़ी होगी कि जहाँ 5 व्यक्ति किसी बात को अलग अलग वे से विश्लेषण कर लें, जांच लें, परख लें, और उनके मुख से जो आवाज़ निकलेगी तो वो आवाज़ परमात्मा की आवाज़ के बराबर हो जाती है। यानी उसमें फिर ज़्यादा दोष नहीं रहते। कहने का भाव ये होता है कि उसकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए अपने से बड़ों का, अपने से अनुभवी लोगों का कहना जरूर माने। अपने हम उम्र का कहना मान के हम गलतियों की तरफ बढ़ते हैं। और ज़्यादातर बच्चे डिसीजन कैसे लेते हैं, मैं कई बार पूछता हूँ वहाँ बैठे बैठे, पानी के लिए आता है, पेशाब के लिए आता है, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई आपको क्या करना है? जी डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप 5 साल में डॉक्टर कर लेंगे, उसके बाद? वो ये नहीं कहता मैं सेवा करूंगा या मैं किसी नई दवाई खोजूंगा, सस्ती दवाई खोजूंगा, लोगों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, ऐसी सोच नहीं है। और डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गया। कितने डॉक्टर हैं? बहुत हैं। उस जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में, जिसमें भी आप काम करें, उसमें कुछ नया क्या करना है, ये सीखना पढ़ाई का जरूरी अंग है। आज उन देशों में सारी वो कल्चर आ गई है। यूरोप में 3-3 महीने तक बर्फ जमी रहती है, ताज़ा खाना नहीं मिलता तो वो लोग मांस खाते हैं। भारत में उल्टा है, फैशन के चक्कर में लोग मांस खाने लगे। जबकि यहाँ की जलवायु तो इतनी गर्म है कि यहाँ मांस खाने वाला व्यक्ति 3 साल के अंदर उसको इतना पसीना आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर इतने रोग शुरू हो जाते हैं, लगातार कोई भी यूज करके देख ले। यहाँ निषेध क्यों है? क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और हमारी सारी किताबों में क्या मिलेगा? प्रोटीन किस में मिलता है? सबसे पहले अंडा, मांस,
उनका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखी है, हमारे लोग लिखते ही नहीं, उनको नॉलेज है लेकिन वो लिखते नहीं, तो इस कारण से हम पिछड़े हैं। तो इस हरियाणा दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपनी भाषा में जो ज्ञान है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। ये काम हमारे एक व्यक्ति ने शुरू किया, बाबा रामदेव, सुना होगा नाम सब ने। तो लोग हम कमियां निकालने लगे कि तो व्यापारी है नंबर 1, इसने तो सारे देश के ऊपर इतना व्यापार खड़ा कर लिया। अरे व्यापारी तो हम सदा से थे, हमको सोने की चिड़िया कहा गया भारत के रूप में, जब हम व्यापारी तो थे और क्या थे, हम लौंग के बराबर, काली मिर्च के बराबर सोने के सिक्के लेते थे और उतने तोल के देते थे। क्यों? क्योंकि उनको सर्दियों में चाहिए थी, पोस दिया, और हमें क्या चाहिए था बदले में? पैसा। तो हम तो व्यापारी, जन्मजात गुण है हमारा व्यापार करना। लेकिन आज कोई भी आदमी अपने आप को व्यापारी कहने में कतराता है, सरकारी नौकर कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। तो ये हमारी गिरावट है, चारित्रिक भी, नैतिक भी और शिक्षा की भी। आप सरकारी नौकरी को कम से कम तवज्जो दें। पहले हम छोटे थे तब हमारे दादा दादी हमें एक कहावत सुनाते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, और अगली लाइन में बोलूँगा नहीं, 4 लाइन की साखी कहते थे वो। तो कृषि को सबसे उत्तम माना जाता था पूरी धरती पे, क्योंकि हमारा बेसिक नीड क्या है? पेट भरना चाहिए, भूख शांत होनी चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए। ये सारे किससे मिल रहे हैं? खेती से। इसलिए खेती करने वालों को उत्तम माना जाता था। आज ठीक उल्टा, हमने गिरावट ला दी है पिछले 25-30 साल में। तो इसको हमने बदलना है, इस तस्वीर को फिर से। क्योंकि हम अपने कोई किसी पेड़ को हम जड़ काट दें तो क्या वो खड़ा रहेगा? तो हमारी जड़ें काटी जा रही हैं, और ये काम बड़ी चापलूसी से हो रहा है। तो हम अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहें, शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लें, उसका उद्देश्य बड़ा बनाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें और काम करते रहें। हरियाणा दिवस के ऊपर बाकी भी वक्ता होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या प्रोग्राम है, कभी मैं 2 घंटे बोलता रहूं। तो मैं अपने शब्दों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सभी बहन भाइयों को राम राम। हरियाणा दिवस की